हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और न्यू वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल डीएमएलटी क्लासेस बाय स्टूडेंट्स। आप सभी ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है, जो कि डीएमएलटी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए और जो पैथोलॉजी लैब में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है और ये कब होता है और ये होने पर किस टाइप की बीमारी हो जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है जब पेशेंट या रिसिपिएंट को डोनर का ब्लड चढ़ाया जाता है और उस कंडीशन में उसको किसी टाइप की कोई एलर्जी या बैक्टीरियल इंफेक्शन या कोई रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट या रिसिपिएंट जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको डोनर का ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसके दौरान पेशेंट को अगर किसी टाइप की एलर्जी या रिएक्शन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और आज हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, और आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, और आगे देखेंगे सिम्टम्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि जब पेशेंट या रिसिपिएंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि पेशेंट को यानी रिसिपिएंट को जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो उसके दौरान होने के दौरान क्या प्रबंधन किया जा सकते हैं ताकि उसकी रिएक्शन से कम हो सके या उसको बचाया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज a process in which the donor blood is given to the recipient and after during the blood transfusion reaction occur in the body also known as blood transfusion reaction, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें डोनर यानी दाता रक्त प्राप्तकर्ता को दिया जाता है, यानी डोनर का ब्लड रिसिपिएंट को दिया जाता है और उसके बाद में शरीर में ब्लड का आदान यानी ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया होती है जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में देखें अगर कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के दौरान यानी कि रिसिपिएंट को डोनर का ब्लड चढ़ाने के बाद कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो जाना, हिचिंग हो सकती है यानी शरीर पे खुजली हो जाना, डिस्पीनिया यानी डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग और सांस लेने के अंदर दिक्कत हो सकती है। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत सारे कारणों से हो सकती है, जैसे कि ब्लड पेशेंट को कोई मिसमैच ब्लड चढ़ा दिया गया हो, यानी कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो या उसको बी पॉजिटिव चढ़ा दिया गया हो या ए नेगेटिव चढ़ा दिया गया हो या कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन वाला ब्लड चढ़ा दिया गया हो, कोई वायरस वाला ब्लड चढ़ा दिया गया हो। ऐसी कंडीशन में कौन सी भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिससे कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो इसको मेनली हम दो पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे कि इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वह उस टाइप की रिएक्शन होती है जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के तुरंत बाद में ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हैंड टू हैंड जैसे ही ब्लड चढ़ा उसके बाद के अंदर ही उसके अंदर पेशेंट के अंदर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन उस टाइप की रिएक्शन होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के 24 से 48 घंटे बाद में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। तो देखते हैं इट इज अकर ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यह ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद होने वाली प्रक्रिया है। एंड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड सेंड द सैंपल टू द लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी तरह का अगर रिएक्शन होता है तो तुरंत ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बंद कर देनी चाहिए और पेशेंट का सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज देना चाहिए, यानी सेंड कर देना चाहिए ताकि किस तरीके की कोई रिएक्शन हुई है इस चीज का पता लग सके। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सब टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को, यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को भी अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। अब स्टूडेंट्स हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से ही पता चल रहा है हीमोलाइटिक यानी कि
हीमोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन होना। देखते हैं इसमें, इन विच द destruction of RBC during the blood transfusion, this type of reaction occur in the condition of transmission of mismatched blood and occur the severe reaction in the body। इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आरबीसी का ब्रेकडाउन या विनाश इस प्रतिक्रिया के अंदर तब होती है ये प्रक्रिया जब हमारे रिसिपिएंट को मिसमैच ब्लड यानी कि अलग तरीके का ब्लड उसके अंदर चढ़ाया जाता है और शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है। इसके अंदर देखा जाएगा तो इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप किसी भी टाइप का अलग ब्लड ग्रुप हो और देने वाला यानी कि उसको चढ़ाए जाने वाला ब्लड अलग तरीके का हो तो ये इस टाइप की हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। आगे हम बात करें सिम्टम्स की, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फीवर एंड चिल्स यानी कि फीवर बुखार आ जाना, चिल्स अपनी बॉडी को ठंड लगने लगना, बैक पेन एंड पिंक और रेड यूरिन और जो पेशाब का कलर है पिंक और रेड हो सकता है, वोमिटिंग उल्टी का आना। द मेजर कॉम्प्लिकेशंस इन द हीमोग्लोबिन रिलीज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैन कॉज एक्यूट रीनल फेलियर और आरबीसी के ब्रेकडाउन से निकलने वाला हीमोग्लोबिन जो कि किडनी की फेलियर का कारण बन सकता है यानी किडनी फेल का कारण भी हीमोग्लोबिन आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कारण किडनी फेल की कंडीशन भी बन सकती है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की, यानी कि अगर हीमोलाइटिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है पेशेंट को तो उस टाइम इमीडिएटली किस तरीके का मैनेजमेंट किया जा सकता है। द ट्रीटमेंट शुड एम टू प्रिवेंट शॉक एंड इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो thereby avoiding renal failure, intravenous fluid should be started। यानी कि इसका ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये होना चाहिए यानी कि अपनी जो किडनी को फेल होने से बचने के लिए रक्त के प्रवाह को यानी कि अपने ब्लड के प्रवाह को ब्लड प्रेशर को बढ़ा हुआ होना चाहिए जिसके लिए अपन को जो अपने इंट्रावीनस होती है उसके अंदर एनएस फ्लूइड को स्टार्ट किया जा सकता है। इस कंडीशन के अंदर इससे बचा जा सकता है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। इट इज अकर इन पेशेंट हु मे बी एलर्जिक टू सम कंपोनेंट्स ऑफ डोनर ब्लड। यह उन रोगियों में होता है जिन्हें दाता रक्त के कुछ घटकों से एलर्जी हो सकती है यानी कि जब रिसिपिएंट को जब डोनर का ब्लड चढ़ाया जाता है तो डोनर के किसी टाइप की कोई एलर्जी प्रेजेंट होती है उस ब्लड के अंदर तो ब्लड के साथ में रिसिपिएंट के ब्लड के अंदर चले जाती है और इस कंडीशन के अंदर एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। इसमें हम सिम्टम्स की बात करें तो देखते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग रेडनेस यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर खुजलीदार लाल कलर के जो चकत्ते होते हैं खुजलीदार हो सकते हैं। आगे हम बात करें इसके मैनेजमेंट की यानी कि कौन कौन से प्रबंधन कर सकते हैं। देखते हैं ट्रांसफ्यूजन कैन बी स्टॉप्ड एंड 25 to 50 mg of antihistaminic can be given orally or parenterally after that relief of symptoms यानी कि ट्रांसफ्यूजन को उसी टाइम पे स्टॉप कर देना चाहिए और 25 से 50 मिलीग्राम वाली एंटीहिस्टामिनिक को ओरल यानी मुंह के द्वारा उसको पेशेंट को दे सकते हैं टेबलेट को जिससे कि उसके सिम्टम्स के अंदर जो उसको इचिंगनेस हो रही है उसके अंदर उसको रिलीफ मिल सके। ये था स्टूडेंट्स एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल कंटामिनेशन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर ही थर्ड नंबर का है बैक्टीरियल कंटामिनेशन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है देखते हैं। इट इज अकर ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट डू नॉट डिसइंफेक्शन ऑफ द वेन पंचर साइट ऑफ द डोनर। तो बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑन द साइट of vein puncture and bacteria is enter into collected blood in the blood bag। यह रोग के संग्रह के दौरान होता है यानी कि जब पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे होते हैं या जिस पेशेंट से ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है ये डोनर से ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है उस जहां से सैंपल निकाला जा रहा है वहां को जिस जगह से सैंपल निकाला जा रहा है वहां उस जगह को क्लियर तरीके से डिसइंफेक्ट ना किया गया हो और उस जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो वो बैक्टीरिया धीरे धीरे जब ब्लड कलेक्ट करते हैं अपनी बैग के अंदर तो बैक्टीरिया ब्लड के साथ में बैग के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे वो ग्रोथ होने लगते हैं बैक्टीरिया और जैसे ही वो बैग के अंदर ग्रोथ होने लगते हैं और जब रिसिपिएंट को या पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड के साथ में पेशेंट्स के ब्लड के अंदर भी चले जाते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन क्रिएट करने लग जाते हैं और उस कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रोथ करके पेशेंट को हानि पहुंचा सकते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। आगे एंड आफ्टर द इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ब्लड स्टोरेज और ब्लड स्टोरेज के दौरान बैक्टीरिया की संख्या बढ़ सकती है। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ब्लड इज ट्रांसफ्यूजन इन द रिसिपिएंट एंड कॉज द इन्फेक्शन इन द रिसिपिएंट ब्लड और इस प्रकार का संक्रमण ब्लड प्राप्त करता है यानी कि ब्लड रिसिपिएंट के ट्रांसफ्यूजन में होता है और रिसिपिएंट के ब्लड में संक्रमण का कारण बन। आगे हम बात करें सिम्टम्स की यानी कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जैसे हाई फीवर हो गया यानी कि बहुत ज्यादा तेज बुखार आ गया, वोमिटिंग उल्टी का होना, डायरिया उसको दस्त लग सकते हैं, हाइपोटेंशन एंड
शॉक कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। और इसके मैनेजमेंट की बात करें हम, द फ्लेबोटोमी एंड ब्लड स्टोरेज शुड फ्लो ओवर ए प्रॉपर एसेप्टिक प्रोसीजर, यानी कि जो फ्लेबोटोमी, जो ब्लड कलेक्ट करने वाला है, वो बिल्कुल स्टोरेज, रक्त भंडारण को एक उचित यानी सड़ने से रोकने वाले प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। प्रॉपर सीलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग एंड पायलट ट्यूब इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और प्लास्टिक की थैलियों और पायलट ट्यूब का उचित सीलिंग से महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, सर्कुलेटरी ओवरलोडेड, यानी कि इस कंडीशन के अंदर जब पेशेंट को ज्यादा मात्रा के अंदर, जब उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उससे ज्यादा मात्रा में ब्लड चढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज वॉल्यूम इन कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, एल्डरली पर्सन एंड स्मॉल चिल्ड्रन रिजल्ट इन सर्कुलेटरी ओवरलोडेड। इस स्थिति में जो कार्डियोवास्कुलर समझौता, यानी कार्डियोवास्कुलर जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, जिसको कोई हार्ट अटैक आया हो, जिसका कोई छल्ला वगैरह डाला हुआ हो, उस व्यक्ति के अंदर इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। दिस मे बी ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी और लोडेड और हाइपरवोलेमिया। यह ट्रांसफ्यूजन की उच्च दर के कारण हो सकता है, यानी कि ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लड का चढ़ाया जाना, उस कंडीशन में इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। इसे ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी या लोडेड या हाइपरवोलेमिया भी कहा जा सकता है। इसमें बात करें सिम्टम्स की, तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? इन दिस कंडीशन द वॉल्यूम बिकम टू ग्रेट फॉर हार्ट टू पंप, इट लीड्स टू एडिमा, डिस्पीनिया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कफिंग, काइनोसिस एंड राइज सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर, यानी कि इस स्थिति के अंदर जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, अपनी स्थिति में वॉल्यूम बढ़ जाता है कि पंप करने में चोट लग जाती है, यानी कि जब ब्लड तेज ज्यादा चढ़ाया जाता है तो ब्लड परिसंचरण का तंत्र ज्यादा, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और उस कंडीशन के अंदर जो अपना हार्ट का जो पंप होता है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। ये एडिमा, डिस्पीनिया या सांस की तकलीफ, खांसी, साइनोसिस और व्यवस्थित रक्तचाप में वृद्धि की ओर जाता है। इसके मैनेजमेंट की हम बात करें, इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड रिमूव द टोर्निकेट एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उस समय जब ये इस टाइप की रिएक्शन हो तो उस टाइम पे इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना चाहिए और टोर्निकेट और सभी उपकरणों को हटा देना चाहिए पेशेंट से। ये था स्टूडेंट्स इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हम सेकंड बात करते हैं डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि ऐसी कंडीशन जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के 24 से 48 घंटे बाद के अंदर पेशेंट के अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस प्रकार की रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 48 घंटे बाद स्टार्ट होने लगती है। कॉजेज, दिस कुड बी ड्यू टू एल्यूमिनाइजेशन, एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ऑफ ट्रांसफ्यूजन सेल्स। यह एल्यूमिनाइजेशन के कारण हो सकता है, यानी कि जो ट्रांसफ्यूजन सेल्स होती है या ट्रांसफ्यूजन कोशिका होती है कि एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण, यानी कि जब अपनी बॉडी के अंदर पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है और उसके अगेंस्ट जो ब्लड चढ़ाया जाता है उसके आरबीसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज का डेवलप होना, इस तरीके की कंडीशन को हम डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर देखा जा सकता है। इसमें सिम्टम्स की बात करें, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कब दिखाई देते हैं? सिम्टम्स स्टार्ट आफ्टर 3 to 7 days आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन के 3 से 7 दिन बाद के अंदर इस टाइप के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? फीवर, यानी कि फीवर दिखाई दे सकता है, जॉइंडिस और पेशेंट को पीलिया हो सकता है, लोअर देन एक्सपेक्टेड हीमोग्लोबिन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है, जितनी नॉर्मल से कम हो सकती है, एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड प्लेटलेट काउंट आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, और ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो नॉर्मल प्लेटलेट होती है उससे कम प्लेटलेट का देखना मिल सकता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं आरबीसी एल्यूमिनाइजेशन, यानी कि इन विच द एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द ट्रांसफ्यूजन आरबीसी। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसफ्यूजन आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी निर्माण होता है। जब भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है, जिस डोनर का ब्लड चढ़ाया जाता है, उस आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का बनना आरबीसी एल्यूमिनाइजेशन कहलाता है। पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एलो एंटीबॉडी फॉर्मेशन आर एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि एलो एंटीबॉडी गठन का अनुभव करने वाले रोगी स्पोषणमुखी होते हैं। इसमें सिम्टम्स में देखा जाए लोअर देन एक्सेप्टेड हीमोग्लोबिन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन से कम हो सकता है। आगे बात करें प्लेटलेट एल्यूमिनाइजेशन, यानी कि ऐसी कंडीशन इन विच द एंटीबॉडी फॉर्मेशन या डेवलप्ड अगेंस्ट द ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट, जिसमें ट्रांसफ्यूजन प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होना, यानी कि जो डोनर का ब्लड लिया जाता है रिसिपिएंट के अंदर, उस प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का बनना
प्लेटलेट एलिमिनाइजेशन कहलाता है। सिम्टम्स की बात करें, लोअर देन एक्सेप्टेड प्लेटलेट आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान प्लेटलेट की संख्याओं में नॉर्मल संख्या से कम हो जाना। थर्ड की बात करें, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर्पुरा, यानी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर्पुरा क्या होता है? इट इज अकर इज सम पेशेंट हु डेवलप एन एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी यूजुअली PLAI which destroy the platelets in circulation leading to thrombocytopenia and resulting in purpura। ये कुछ रोगियों में होता है जो एक एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी आमतौर पर PLAI विकसित करता है जो प्लेटलेट को परिसंचरण में नष्ट कर देता है, जिससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और जिसके परिणाम स्वरूप पर्पुरा नामक की डिजीज होती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने जाना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज के बारे में पता चल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द क्लास।